चलिए एक और क्वेश्चन बच्चे आपका डिस्कस करते हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड। मान लीजिए बच्चे क्वेश्चन खुद ही बना लेते हैं। मान लीजिए आपके दो चार्जेस हैं, ठीक है, और वो आपके दो चार्जेस कौन से हैं, एक ये आपके दोनों लाइक चार्ज है, आपके 2 माइक्रोकूलम है। इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला जो है आपका O है, इनके बीच के डिस्टेंस को बचे मान लीजिए O से इसका डिस्टेंस भी 3 मीटर है और इसका डिस्टेंस भी 3 मीटर है। इस एक्सिस के ऊपर एक डिस्टेंस ले लेते हैं 4 मीटर। इस ओरिजिन से 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P हेल्ड कर रहा है। आपने क्या करना है, इस P पॉइंट के ऊपर बच्चे मान लीजिए एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बच्चे, मैंने आपकी स्टेटमेंट नहीं लिखी तो सीधा क्वेश्चन लिख दिया। मैंने एक फिगर बनाई जिसके अंदर आपके दो चार्जेस हैं, आपका और आपके सेंटर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये वाई एक्सिस के ऊपर आपके लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम है 3 मीटर 3 मीटर। ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आपका इन दोनों से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से ऊपर आपका एक 3 कूलम आपका एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है। आपने क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। अगेन देखिए फिगर के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं आपके 3 हैं। जब भी आपके चार्ज 2 से ज्यादा होंगे एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपने करना है यूज यहाँ पे भी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का। क्या कीजिए, सबसे पहले इस पॉइंट को नाम दीजिए A, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए B। A के कारण P के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को निकाल लीजिए, ठीक है। A के कारण P के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को निकालिए। चलिए उस फोर्स को आप नाम दे दीजिएगा F1। लीजिए मैंने यहां पे ड्रॉ किया और इस फोर्स को बच्चे मैं F1 का नाम दे देता हूं। इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। यहां कोई ना कोई एंगल जरूर बन रहा होगा, इस एंगल को आप थीटा का नाम दे दीजिए। क्या आप बच्चे यहां से, क्योंकि मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है तो मुझे A और P का डिस्टेंस पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 + 16 25, रूट करोगे तो 5। लीजिए ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर निकल आया। तो मैंने आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज की जिससे आपका डिस्टेंस निकाल दिया 5 मीटर। आपका जो भी फोर्स एक्सर्ट हुआ मैंने उसे F1 का नाम दिया, क्योंकि बच्चे ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेटिव एंगल है। ये दोनों एंगल आपके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो फर्स्टली बच्चे इस 2 कूलम चार्ज के कारण, आपके 2 कूलम चार्ज के कारण या A पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण P पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगा मैंने उसे F1 का नाम दिया। सिमिलरली ये जो नीचे वाला जो सेकंड 2 आपका चार्ज है इसके कारण भी बच्चे आपके P पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को आप F2 का नाम दे दीजिए। डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए और B से P तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इनका भी डिस्टेंस किसके बराबर आएगा बच्चे, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर यानी 5 मीटर ही आ जाएगा। आपका बच्चे देखिए डिस्टेंस सेम है और ये दोनों चार्ज का, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों चार्ज कौन कौन से थे, 2 था एक 3 था, ये भी 2 और एक 3, मतलब चार्जेस के पेयर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अगर चार्जेस के पेयर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो भी सेम होगा। इट्स मीन मुझे फिगर से क्लियर कट पता लग गया कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, सेम ही होगा। चलिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ये मुझे फिगर से पता लग चुका है। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो वेक्टर के अंदर बच्चे मैंने एक टर्म बताई थी जिसका नाम था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप वेक्टर को क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। फर्स्टली आप क्या कीजिए, F1 को रिजोल्व कीजिए। थीटा की डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, F cos थीटा। इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F1 sin थीटा। सिमिलरली F2 को भी रिजोल्व कीजिए। F2 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा बच्चे, F2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा आएगा, F2 sin थीटा। अब बच्चे मैं आपको क्लियरली फिगर से आपको बता चुका हूं कि दोनों F1 F2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, अगर आपके मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जो आपके साइन कंपोनेंट है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। अगर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो देन दे कैंसिल ईच अदर। अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, बट ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नेट फोर्स आपके P के ऊपर कितनी लगेगी, तो नेट फोर्स एट P किसके बराबर होगी, F के बराबर मान लीजिए। दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स होगी F1 cos थीटा + F2 cos थीटा। बट आपको पहले बता चुका हूं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसे भी लिख सकता हूं F1 cos थीटा, इस F2 को भी लिख लीजिए F1 cos थीटा। तो अल्टीमेटली बच्चे नेट फोर्स आपका, नेट फोर्स किसके इक्विवेलेंट आ गया, नेट फोर्स आ गया 2F cos थीटा के बराबर। 2F, क्या आप मुझे F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। F1 क्या था, इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स, मतलब +2 के कारण इस P के ऊपर जो 3 माइक्रोकूलम है इसके ऊपर जो फोर्स लगी थी उसे F1 का नाम दिया था। F1 की वैल्यू निकालिए। F1 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। दोनों चार्ज कौन कौन से हैं, चलिए मैं चार्जेस को नाम दे देता हूं। दिए हुए आपके 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। दूसरा चार्ज कौन सा बच्चे, दूसरा चार्ज है 3 × 10 की पावर -6
डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, उसका स्क्वायर हो गया। तो नीचे कॉलम ला लगा के मैं यहां तक आ गया। cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रही है बच्चे? इसमें से cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब बेस कितने बचे मेरा? cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस कितने बचे? 4 और हाइपोटेन्यूज कितने बचे मेरा? 5। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लीजिए, आपको cos थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। cos थीटा की वैल्यू है 4/5। लीजिए आपके इसके अंदर बस कैलकुलेशन पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितनी है बच्चे वैल्यू? 9 × 10 की पावर 9, 2 × 10 की पावर -6, 3 × 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाय 25 × 4 डिवाइडेड बाय 4। लीजिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 2.16 × 10 की पावर -3 न्यूटन। लीजिए सिंपली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका इस तरह बचे आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो लीजिए मैंने इस तरह बचे इसका आंसर निकाला। ठीक है, इसका आंसर बचे टैली कर लीजिएगा। इसका आंसर आप पूरा एग्जैक्ट वे में आपको इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर आएगा 3.5। जब पूरा कंप्लीट को सोल्व कर लोगे तो 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करनी है, वो काम आपका है। सिमिलरली बच्चे मैं एक और क्वेश्चन बच्चे आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपने बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। मान लीजिए बच्चे एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसे नाम दे देते हैं ABC, जिसकी वर्टिसेस के ऊपर इक्वल 4 रखे हुए हैं। मान लीजिए इनके ऊपर वर्टिसेस के ऊपर क्या रखे हैं? इक्वल 4 रखे हैं। इनके सेंटर्ड से मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, यहां से भी ड्रॉप कर दीजिए, यहां पे भी ड्रॉप कर दीजिए। इसके सेंटर्ड के ऊपर मान लीजिए ये रहा सेंटर्ड, जिसे O का नाम दे रहा हूं। इसके सेंटर्ड के ऊपर एक कैपिटल Q4 रख दीजिए। आपको बताना है इस सेंटर के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी। ठीक है, यहां भी बचे नंबर ऑफ चार्जेस कितने हुए? 4 हुए। ओके, सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ठीक है, सिमेट्री से देख लीजिए सेंटरोड का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। चलिए मैं D मान लेता हूं इनका। फिर क्या कीजिए बेटा, मेरे को इस Q के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो चलिए सबसे पहले A के कारण जो फोर्स लगेगा, A के कारण आपका A भी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो A के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को बच्चे मैं F1 का नाम दे देता हूं। लीजिए इस फोर्स को मैंने F1 का नाम दे दिया। डायरेक्शन क्या होगी? रिपेल करेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। B वाला चार्ज भी बच्चे इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसके कारण जो फोर्स लगेगा मैं उसे F2 का नाम दे देता हूं। सिमिलरली C के ऊपर भी बचे, C के कारण भी जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, मैं उसे क्या नाम दे देता हूं? आउटवर्ड ही जाएगा, उसे मैं F3 का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले A के कारण इस सेंटर के ऊपर जो फोर्स लगा उसे निकाल लिया। फिर B के कारण आपके F2 का नाम दे दिया, C के कारण F3 का नाम दे दिया। मेरे 3 फोर्स निकल गए। क्या मैं 3 फोर्सेस को सिंपली ऐड कर लूं? क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? नहीं ना, आपको इनको सोल्व करना पड़ेगा वेक्टर ला के अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बताया था ये मेरी इक्विलेटर ट्रायंगल है। चलिए इसकी साइड भी मान लेते हैं। इक्विलेटर आपकी ट्रायंगल है तो इसकी साइड को L मान लेता हूं मैं। लो जी, तीनों साइड आपकी सेम ही होंगी, L ही मान लिया। इक्विलेटर ट्रायंगल है तो एक और भी चीज मुझे पता है, ये एंगल भी मुझे पता है। इक्विलेटर ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो हाफ कितना होगा बच्चे? हाफ कितना होगा? अगर टोटल 60 डिग्री का है तो हाफ कितना हुआ? 30 डिग्री का हुआ। ओके, अब क्वेश्चन को कैसे करना है? क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? या तो आप बच्चे पैरेललोग्राम लगा लीजिए। आपको ये एंगल पता होगा 120 डिग्री का। इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालिए, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, F1 नीचे है, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। यानी सबसे पहले F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालिए। उसका रिजल्टेंट निकालने के बाद उस रिजल्टेंट में उस रिजल्टेंट और इस F1 का फिर दोबारा रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक और भी तरीका है जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करके इसको सोल्व करने वाला हूँ। इस Q को बच्चे मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अगर ये एंगल बच्चे देखिए, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो श्योरली ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। ऐसे ही बच्चे अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। अगर ये एंगल 30 है तो अपर एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा। बिल्कुल सिमेट्री बन रही है 30 डिग्री का ही। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं मैं चलिए इस फिगर को ना थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं। ये बच्चे F2, ये है F3 और यहां था F2 और यहां पे नीचे था बेटा F1। मैंने यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, मैं यहां तक कर चुका हूं। ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। नाउ रिजोल्व F2 एंड F3 इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर F2 को कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा तो यहां आएगा F2 cos 30 डिग्री। इन दिस डायरेक्शन F2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? F2 sin 30 डिग्री। वहां भी कर सकते हैं आप, वो आपकी ठीक है, मैंने अलग से करके दिखाया आपको।
सिमिलरली F3 को आप बच्चे रिजोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा F3 cos 30 डिग्री और इसका कंपोनेंट ऊपर आएगा F3 sin 30 डिग्री। ओके, फिगर से आपको ये चीज पता लग रही है बच्चे। देखिए, अगर आपकी ए और इसके बीच में बात करें तो यहां भी क्यू चार्ज, एक स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, यानी चार्जेस के पेयर सेम है। दूसरा, डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस के पेयर भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इसका मतलब फिगर से क्लियर कट है F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, सेम ही होगा। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो देन दीज कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, तो जो भी कोस कंपोनेंट है वो तो हो गए इक्वल एंड अपोजिट। अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो इन कंपोनेंट ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर क्या कीजिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, ऊपर ही जाएगा वो भी, क्योंकि दोनों के सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा। एक तो बच्चे ये रिजल्टेंट बचा और एक F1 रहा। फिर क्या होगा, फाइनली दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर होती है। तो लीजिए मैं नेट फोर्स की बात करता हूं, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इसका मतलब किसका बच्चे, F2 sin 30 डिग्री प्लस F3 sin 30 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के बाद उसमें से F1 को माइनस कर देंगे। ओके, तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी तीनों को बच्चे मैं F1 लिख दूं। चलिए इन तीनों को मैं F1, यानी इसे भी लिख सकता हूं F1 sin 30 डिग्री प्लस F1 sin 30 डिग्री माइनस F1। चलिए इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे लिख दूं बच्चे 2F1 sin 30 डिग्री माइनस F1, 2F1 sin 30 डिग्री कितना होता है बच्चे, 1/2 माइनस F1, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, F1 माइनस F1 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपके इक्विलेटर ट्रायंगल के इस अगर वर्टिसेस के ऊपर इक्वल चार्ज रखे हुए हैं तो उसके सेंटर के ऊपर नेट आपका फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। अब एक बात यहां खास बता देता हूं बच्चे, जब भी आपको, इसको मैं जनरलाइज बता देता हूं, जब भी आपको कोई सिमेट्रिकल फिगर दी हो, जब भी आपको कोई सिमेट्रिकल फिगर, जैसे यहां पे आपकी क्या थी, इक्विलेटर ट्रायंगल थी, चाहे स्क्वायर दिया हो, चाहे पेंटागन दिया हो, चाहे हेक्सागन दिया हो, अगर उनकी वर्टिसेस के ऊपर सेम चार्ज हुए, अगर उनकी वर्टिसेस के ऊपर सेम चार्ज हुए तो श्योर है उनके सेंटर के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बच्चे, 0 ही होगा। ठीक है, तो जब भी लगाना इसी चीज को आप एक्सटेंड कर देंगे। ये आपका जो मैंने अभी भी आंसर सोल्व करके दिखाया है कि नेट फोर्स जब भी सिमेट्रिकल फिगर होगी, बस ये ध्यान दे लेना, ये वर्टिसेस के ऊपर चार्ज कैसे होने चाहिए, सेम चार्ज होने चाहिए। जब भी सेम चार्ज आपके सेम और इक्वल चार्ज वर्टिसेस के ऊपर होंगे तो सेंटर के ऊपर आपका हमेशा नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो जब भी कोई सिमेट्रिकल फिगर दिख जाए, वर्टिसेस के ऊपर सेम चार्ज दिखे तो आपका नेट फोर्स अपने आप ही 0 आ जाएगा। फिर क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इसी में बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, इसी के अंदर इंक्लूड कर देता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा एक पेंटागन है, पेंटागन का पता है ना सभी को, लीजिए एक पेंटागन है, ठीक है, एक पेंटागन ले लीजिए। एक पेंटागन की बच्चे वर्टिसेस के ऊपर यहां पे बच्चे आपका चार्ज है Q, चलिए ऐसे मान लेते हैं Q है, यहां पे भी Q, यहां पे भी Q, यहां पे भी Q, यहां पे भी Q। आपसे बोला जाए सेंटर के ऊपर बताइए, सीधा आपको अभी बताया कि पेंटागन है या हेक्सागन है, आपका चार्ज क्या होगा, 0 होगा। लीजिए इसके सेंटर के ऊपर अगर मैंने पूछूं नेट फोर्स कितना होगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा।